हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लास। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3, राइट। इसके पहले आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से मिला होगा प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन 1 एंड 2 के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कुछ ऐसा है। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे पड़ा हुआ है क्वेश्चन 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करें, राइट। तो आप लोगों ने देखा होगा 1.1 में वहां पे उगले डिवीजन लेमा लगता था, बट यहाँ पे 1.2 में एकदम सिंपल मेथड है। जैसा कि आप प्राइमरी लेवल क्लास में कर चुके हैं कि कैसे हम फैक्टर निकालते हैं किसी भी दिए गए डिजिट का, संख्याओं का, राइट। तो यहाँ पर भी वही विधि है, सिंपल विधि, और यहाँ पे बोल भी दिया है कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही करेंगे, मतलब प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा ही करेंगे, राइट। तो यहाँ पर चलिए हम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट नंबर दिया है 12, 15 और 21, राइट। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम 12 का निकालते हैं फैक्टर। तो 12 का फैक्टर होता है कुछ ऐसा 2 इंटू 2 2 × 4 इंटू 3, राइट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं 2 दूना 4 3 12। इसी प्रकार हम 15 का देखें तो क्या होगा 3 इंटू 5 यानी 3 × 15, राइट। 21 का क्या हो जाएगा 3 × 7 3 7 21, राइट। तो अब बात आती है स्टूडेंट कि हम एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम से पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होगा, राइट। एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 3। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन है। तो कॉमन क्या है आप देख सकते हैं, तीनों के लिए 3 3 3 तीनों में है, तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, राइट। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो कॉमन है उसे एक बार लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या बच रहा है फर्स्ट पोजीशन में आपका 2 and 2 दो बार बच रहा है, तो यहाँ पे 2 बार 2 and 2 कर देंगे, और सेकंड में 3 दे दिया, 5 बचा, राइट। तो 5 हम कर देंगे, और यहाँ पे लास्ट पोजीशन में 7 बच रहा है, राइट। तो यहाँ पे 7 आप ऐसे कर देंगे एकदम आसान तरीके से, और आप ऐसे क्लियर कर सकते हैं पूरा। तो 3 2 जाए मतलब 3 दूना 6 6 दूना 12 12 25 60, और 60 यानी 6 7 42, लगभग इसका आंसर हो जाएगा 420, राइट। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं एचसीएफ हो गया 3 एंड एलसीएम हो गया 420, राइट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, जितना भी डिजिट दिया है और उसका हम एलसीएफ एंड एलसीएम निकाल लेंगे, जैसा कि आप प्राइमरी लेवल की क्लास में करते थे, राइट। तो यहाँ पर देख लें सेकंड एंड थर्ड की बात करें तो ये भी एकदम सेम प्रक्रिया रहेगी, और आप चाहें तो इसे कर सकते हैं और करिएगा जरूर, राइट। सेकंड एंड थर्ड का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके बाद हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्टूडेंट देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है। क्या दिया है, एचसीएफ 306 657 जिसका वैल्यू है 9 जो कि दिया गया है, एंड एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा, मतलब ज्ञात करना, राइट। तो यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका है इसका कि अगर किसी दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है तो वहाँ पे हम एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, राइट। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। कुछ ऐसा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एचसीएफ दिया है उसे हम रख लेंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखिएगा डायरेक्ट एचसीएफ किसका किसका 306 और किसका 657 का कितना दिया 9, राइट। फिर हम एलसीएम की बात करें डायरेक्ट हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम के लिए दोनों संख्याओं का आपस में हम कर देंगे गुणा, 306 गुणे 657, ठीक। और यहाँ एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, एचसीएफ 306 और 657 का, राइट। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं 306 जो कि दो संख्याएं दी हुई है और 657, राइट। तो यहाँ पे एचसीएफ 306 और 657 के लिए क्या दिया है 9 दिया, तो यहाँ पर 9 आप लिख सकते हैं, राइट। अब 9 की बात करें तो 9 ये ऊपर के डिजिट को काट सकता है, तो कुछ हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे 9 1 जा 9, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको अगर काटा जाए तो कितनी बार में कटेगा 9 कम 9 9 7 63, और यहाँ पर बच्चा 2 27 9 3 27, राइट। 73 बार में काट दिया। और यहाँ पे स्टूडेंट आप इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो जो आपका रिजल्ट मिलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे हम बगल में कर सकते हैं, तो 306 और 73 का जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 6 18 के 8 1 मिला, 30 3 90 90 के 91, राइट 918। फिर 7 का 6 में 7 6 का 42 के 2, और यहाँ पे आपको मिल गया 4, 7 3 के 21 210, और 4 200
210 7 21, 210 और 4 214, तो यहाँ 214 आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 2 1 3 और 9 4 13 का 3 1 और 21 1 22, राइट। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 22,338, राइट। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं जब भी किसी दो संख्याओं का HCF दिया हो और LCM की बात करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LCM के लिए दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे और जितना दोनों संख्या का HCF उसे हम डिवाइड करेंगे, बाकी का आप काट पीट करके रिजल्ट आ सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम इस तरह के सवाल को कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन 5 पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर हमको क्लियर करना है कि कोई भी डिजिट अगर शून्य पर समाप्त होगी तो उसका मतलब क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे शांत अशांत के बारे में पढ़े होंगे। तो वहाँ पर क्या होता था स्टूडेंट, कोई भी परिमेय संख्या या दशमलव प्रसार अगर शांत है तो शांत के लिए वहाँ पर क्या होता था कि P/Q में जो Q का अभाज्य गुणनखंड होता था वह इक्वल होता था 2 पे पावर n एंड 5 पे पावर m के, राइट। तो ये होता था एक शांत के लिए। और हम अगर अशांत की बात करें, अशांत की बात करें तो अशांत के लिए क्या होता था, P/Q में जो Q होता था वह इक्वल नहीं होता था 2 पे पावर n एंड 5 पावर m के, राइट। तो वही चीज़ कह रहा है कि कोई भी संख्या जैसे 6 पावर n है, अगर इसे हमें 0 पे समाप्त करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे फैक्टर 6 की बात करें तो 6 का फैक्टर होता है 2 × 3 होता है, राइट। तो यहाँ पर 2 × 3 का मतलब है 2 तो है बट ये 3। तो अगर 0 पे समाप्त करनी है तो इसे हमें सेटिस्फाइड कराना होगा कि यह शांत होगा कि नहीं होगा। तो इसका क्लियरेशन के लिए आप देख सकते हैं ऊपर शांत का जो पोजीशन है, यहाँ पर Q का मान 2 पे पावर n एंड 5 पे पावर m होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है किसी भी डिजिट का जब हम फैक्टर करें, राइट, तो फैक्टर में क्या आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए तो 5 आना चाहिए, राइट, अगर वह 0 पर समाप्त होगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी डिजिट दिया है उसका हम गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शांत की बात करें या ये 0 पर समाप्त हो सकती है इसकी बात करें तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा जैसे 10 एक ऐसा डिजिट है जिसमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 यानी 2 × 5 आएगा। और 2 × 5 का मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं ये पूरा शांत के रूल से सेटिस्फाइड है। यानी यहाँ पर जो Q का मान है वह 2 भी और 5 भी है, तो इस प्रकार का शांत होगा, राइट। तो आप क्लियर कर चुके हैं कि 0 पर समाप्त होने का मतलब है हमेशा उसके अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आए या तो 5 है या तो दोनों, राइट। तो यहाँ पर भी दिया है 6 दिया है तो 6 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन में चूँकि 6 पे पावर n इज इक्वल टू 2 × 3 पे पावर n, राइट। यहाँ पे आप समझ सकते हैं 6 का जो हमने फैक्टर निकाला है 2 × 3 है, इसलिए 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, राइट। तो 0 पर समाप्त होने के लिए यहाँ आप लिख सकते हैं नोटेशन में किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 यानी 2 पे पावर n एंड 5 पे पावर m होना चाहिए, ठीक। तो स्टूडेंट आपने क्लियर कर चुका कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, अगर कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए है 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो ध्यान दिया जाए यहाँ पर
सॉल्यूशन में किसी भी संख्या को अगर 0 पर समाप्त होना है तो 0 पर समाप्त करने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 पे पावर n होगा एंड 5 पे पावर m होगा, राइट। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम 6 की बात करें, जो ऊपर क्वेश्चन दिया है, तो 6 पे पावर n का मतलब है, चूंकि 6 पावर n का मतलब होता है 2 इंटू 3 पे पावर n, जैसा कि आप क्लियर कर सकते हैं कि 2 इंटू यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पर 2 इंटू 5 दिया है, तो जब यहाँ पे 2 इंटू 5 होता है तो ये पूरा 0 पर समाप्त हो रहा है, राइट। तो बट यहाँ पर 3 है जो कि काम बिगाड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पर यह 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हैंस अतः 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक जी। तो इस प्रकार आप क्लियर कर चुके हैं 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5, और इसके बाद हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 से शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा है, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, राइट। यहाँ पर कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि क्या ये दोनों भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा भाज्य संख्या होता क्या है, जो कि आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया है कि पूरा रियल नंबर जिसमें भाज्य संख्या भी आ जाता है, राइट। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या का मतलब है, ये शब्द से ही अर्थ स्पष्ट है, किसी से विभाजित होना, यानी इसका मतलब है कोई भी हम एक डिजिट ले जो किसी और से भी कटे, एक को छोड़ करके। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 3 की बात करें तो होगा नहीं, 2 की बात करें तो होगा नहीं, मतलब क्या होगा, कम से कम 4 होगा। तो 4 क्या 2 से भी जाएगा एंड 4 से भी जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से क्या होगा, 4 है, 6 है, राइट, 7 नहीं 8 होगा, 9 होगा, इस प्रकार से 10 होगा। तो ये सब के सब क्या है, भाज्य संख्या है। तो वही चीज़ कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि दिए गए ऊपर जो संख्याएं दी हुई हैं ये दोनों भाज्य हैं कि नहीं। तो अगर इनके गुणनखंड 2-2 आ जाते हैं तो हम कहेंगे भाज्य है, नहीं तो नहीं, राइट। तो चलिए कुछ ऐसा सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे प्रॉपर्टी को हम ए मान लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेट या माना कि ये पूरा प्रॉपर्टी ए हो गया, ए इक्वल टू हो गया 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, राइट। अब क्या करेंगे, उस पूरे को बी मान लेंगे, बट उससे पहले हम इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर 7 गुणे 11 गुणे 13 का मतलब है ये गुणनफल है तो पूरा एक टर्म बन जाएगा और ये अकेला एक टर्म बन जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, राइट। तो इस पूरे एक टर्म में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो दोनों से अगर हम 13 कॉमन कर लें तो कुछ ऐसा मिलेगा 13, और यहाँ बच गया 7 गुणे 11 और ये 13 दिया गुणे 1 प्लस 1, राइट। तो कुछ ऐसा बचेगा 13 और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 7 गुणे 11, 11 7 77, 77 कम 77 1 78, ठीक। तो यहाँ पर क्या मिला 13 गुणे 78। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस 78 के लिए और इस 13 के लिए, इन दोनों के लिए लगभग यहाँ पर 2 गुणनखंड है। यह 78 देखा जाए तो 13 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो क्या है, एक तरह का भाज्य है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः उपरोक्त संख्या में एक को छोड़कर दो अन्य गुणनखंड है। इस प्रकार, या यहाँ पे आप चूंकि लगा सकते हैं, चूंकि उपरोक्त संख्या में एक को छोड़कर 2 अन्य गुणनखंड है, इसलिए चाहे अतः हैंस दिया गया संख्या एक भाज्य संख्या है। ठीक है जी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, एक भाज्य संख्या हो गया। बट इसके अलावा एक और दिया है जिसे हम बी मानेंगे। तो यहाँ पर बी मान लें, इस पूरे को मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हम जब बी मानेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा,
बी के लिए बी इजकल टू हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, राइट। तो इस पूरे को आप एक टर्म मानेंगे क्योंकि गुणा है, गुणा करके एक टर्म बनाएगा, और इसको हम अकेला टर्म मानेंगे। तो दोनों में जब हम कॉमन की बात करेंगे तो दोनों में कॉमन यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा जी, कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, 7 बचेगा, गुणे 6 बचेगा, 5 दिया 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पे प्लस, तो प्लस और 5 दे दिया तो क्या मिला 1, राइट। अब हम इसका हल करें, सरल करें तो क्या मिलेगा 5 और यहाँ पे 7 छक्का 42 और यहाँ पर आप समझ सकते हैं 7 छक्का 42 से कम 42 और यहाँ पे 2 तिहाई 6 चौके 24, तो 42 और गुणे 24 होता है जी 1008, राइट, प्लस 1 दिया है, राइट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं यहाँ पे 5 इंटू हो जाएगा 1008 और 1 9, तो हो जाएगा 1009, राइट। अब आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 1009 है यह, तो यहाँ पर मिल गया आपका 1008 और प्लस 1 9, 1009 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 और 1009, ये दोनों का जब हम रिजल्ट देंगे तो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो कहीं न कहीं 5 से कटेगा। तो इसका मतलब ये है कि पूरा जो संख्या बन रहा है ये पूरा संख्या में एक को छोड़ करके कम से कम 2 गुणनखंड है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि उपरोक्त संख्या में यहाँ पर भी एक को छोड़कर कम से कम या दो अन्य गुणनखंड हैं, राइट। अतः क्या हो जाएगा, दिया गया संख्या एक भाज्य है, ठीक है जी। तो इस प्रकार हम क्लियर कर सकते हैं कि भाज्य कब होगा, अभाज्य कब होगा। अगर किसी भी संख्या के एक के अलावा अगर 2 अन्य गुणनखंड पाए जाएंगे तो वहाँ वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन रहा। और इसी के साथ स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा 1.2 में, क्वेश्चन नंबर 7, राइट। तो कुछ ऐसा है, देखिए। तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस प्रश्नावली का 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्वेश्चन बड़ा है तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन बट आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा क्वेश्चन लिख रहा है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, राइट। तो यहाँ आपके ऊपर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें 2 बच्चों की बात कर रहा है, एक सोनिया है और एक रवि है। तो किसी स्थान पर पहुँचने के लिए ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ आप ग्राफ ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये वो स्थान है जहाँ पर ये दोनों बच्चे पहुँचना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा है, वृत्ताकार है। तो ये चक्कर लगा रहे हैं इस स्थान ए पर जाने के लिए, यहाँ इनका लक्ष्य है। तो जब ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर सोनिया है और सोनिया जब यहाँ से चल रही है बिंदु बी से ए की ओर जा रही है, तो सोनिया को यहाँ ए तक जाने के लिए पूरा चक्कर लगाने के लिए ये लगभग लग रहा है 18 मिनट। एंड इसी जगह जाने के लिए रवि नाम का एक लड़का है जिसको लग रहा है 12 मिनट, राइट। तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहा है, जाना दोनों को ए पर ही, राइट। तो यहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिया है बट इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, राइट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि जो एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट ले रही है और एक चक्कर में रवि 12 मिनट ले रहा है, तो दोनों संख्याओं को ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों संख्याओं को हम निकाल देंगे एलसीएम। क्या निकाल देंगे, एलसीएम, राइट। तो ये जो एलसीएम आएगा इनके लिए रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सोनिया को
एक चक्कर लगाने में लगा समय, राइट। क्या समय लग रहा है जी? तो यहां पर समय लिख सकते हैं, समय लग रहा है 18 मिनट, 18 मिनट समय लग रहा है, राइट। और इसी चक्कर को रवि लगा रहा है तो कितना लग रहा है? 12 मिनट। तो क्या लिखेंगे? रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लग रहा है? 12 मिनट। ठीक है जी। अब दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा बाकी का समय कि कितना समय टोटल ले रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट में एलसीएम, क्या लिखेंगे? एलसीएम 18 एंड 12 का, तो जो भी रिजल्ट आएगा ये क्या हो जाएगा? दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिएगा? एलसीएम से पहले आपको निकालना है एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं को क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा 18 इक्वल टू 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18, और यहाँ 12 का क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 3 12, राइट। अब यहाँ पे एक एलसीएम एचसीएफ डिपेंड करता है, सबसे पहले आपको एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ के लिए आप देख सकते हैं जो कॉमन है दोनों में, तो कॉमन क्या है? यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा जी, और क्या कॉमन होगा? यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 2 भी कॉमन हो जाएगा जी, और कोई 2 3 है नहीं, तो यहाँ पे केवल 2 और केवल 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 मतलब क्या? 6 हुआ, राइट। तो रिजल्ट आपका ये नहीं है, रिजल्ट क्या है? एलसीएम रिजल्ट है। तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? आप लिख सकते हैं एलसीएम के लिए एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 18 एंड 12 का, तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा एलसीएम का दोनों संख्याओं का गुणा 18 गुणे 12, राइट। और नीचे क्या हो जाएगा? एचसीएफ किसका 18 और 12 का। जैसा कि आप देख सकते हैं एचसीएफ निकला है 2 गुणे 3 यानी कि 6 निकला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 गुणे 12 बटा 6, 6 कम 6, 6 दूना 12, राइट। 18 दूना 36, यानी जो 36 है यही समय है दोनों को राउंडिंग करने में, यानी बी से ए तक जाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में? 36 मिनट। क्या लिखेंगे? 36 मिनट। ठीक है जी, यही आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार स्टूडेंट आप सॉल्व कर सकते हैं। और जस्ट इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.3 को लेकर के, और यहाँ पे आपका वीडियो लेक्चर समाप्त होता है 1.2 के साथ। तो धन्यवाद।